सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ यह है दंतुरित मुस्कान व फसल। और यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से लिया गया है, क्षितिज के काव्य खंड भाग में से लिया गया है। और इसकी आज हम व्याख्यान संख्या 4 पढ़ेंगे। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत इस पाठ कविता को, दोनों कविताओं को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, यानी इसकी हम आज दोहराई करेंगे। पहले हमने दोनों कविताओं को पढ़ लिया है, अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आज हम इसका संक्षिप्त रूप में दोनों कविताओं को एक बार दोहराएंगे। कवि परिचय। तो कवि परिचय, ये जो कविता है ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। और नागार्जुन जो है वो छायोत्तरवाद दौर के प्रमुख कवि नागार्जुन जी हैं। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और संस्कृत पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए थे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। और इनका जो स्वभाव था बेटा वो बड़ा ही घुमक्कड़ी और अक्खड़ था। और जो नागार्जुन थे इन्होंने कई बार भारत भ्रमण किया था। आजीवन ये लोक जीवन के प्रति गहरा लगाव रखने के कारण ये भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और पतनशील समाज की स्थितियों के प्रति सजग रहकर अपने साहित्य में इनका उल्लेख करते रहे हैं, यानी इनके बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में अनेक कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, इन पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और पाठ जो कविता हम पढ़ेंगे उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान व फसल। तो पहले हम दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसका सार संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि कवि जो है इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन कर रहा है। तो यह दंतुरित मुस्कान कवि नागार्जुन ने बच्चे की दूधमुही मुस्कान होती है कि जब उसके दूध के दांत निकलते हैं, कि जब बच्चे के 2 दांत निकल आते हैं, ऊपर के या नीचे के सामने वाले जब 2 दांत निकलते हैं, उस समय जब छोटा बच्चा हंसता है तो उसकी मुस्कान बड़ी ही मनोहारी लगती है। उसी मुस्कान का यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि वो जो मुस्कान है वो ऐसी है कि नीरस तथा कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी सरस तथा जीवंत बना देती है। कवि ने बच्चे के अपलक निहारने का बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रण किया है। अपलक निहारने का अर्थ क्या था कि बिना पलक झपकाए निहारना, एक टक देखना, टकटकी लगाकर देखना। साथ ही कवि द्वारा इस सत्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि बाह्य जगत से शिशु को परिचित करवाने में माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका अर्थ यह है कि जो बाहरी जगत होता है, जो संसार होता है, बाहर के जो लोग होते हैं, तो बच्चे का परिचय करवाने में, उन बाहर के लोगों से, बाहरी संसार से परिचय करवाने में उसकी माँ की जो भूमिका होती है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम कविता पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। तो यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो यहाँ पर कवि आगे कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो कवि यहाँ कहता है तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। जो तुम्हारी यहाँ पर जो शब्द आया वो किसके लिए आया? बच्चे के लिए आया है। और दंतुरित का अर्थ क्या होता है कि जब बच्चों के नए नए दांत आते हैं। तो दंतुरित यहाँ मुस्कान का विशेषण भी प्रयुक्त किया गया है कि इसमें जो कवि है वो बच्चे की सुंदरता का बखान करता है,
उसकी जो दंतुरित मुस्कान है उसका बखान करता है। और बच्चा कैसा है, जिसके अभी नए नए 2 दांत निकले हैं। और अर्थात बच्चा कितनी उम्र का होगा, लगभग 6 से 8 महीने का, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों के दांत निकलते हैं। तो जब वह बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान की जो तुम्हारी ये नए नए दांत जो निकले हैं उसकी जो मुस्कान है वो कैसी है, मृतक में भी डाल देगी जान, कि यह तो ऐसी है कि इससे मुर्दे में भी जान आ सकती है। मृतक का अर्थ क्या है, मुर्दा, मरा हुआ। तो कवि का कहने का भाव क्या है कि मुर्दा से अर्थ किससे है कि जो निराश व्यक्ति है, उदास है, उसके अंदर भी प्रसन्नता के भाव का संचार कर देगी। आगे कवि कहता है धूली धूसर तुम्हारे यह गात। धूली का अर्थ क्या है, धूल मिट्टी, और गात का अर्थ क्या होता है, शरीर की, और धूसर का अर्थ क्या है, सना हुआ। कि बच्चे का जो शरीर है वो किससे सना हुआ है, धूल मिट्टी से, अर्थात धूल से सना हुआ बच्चे का शरीर ऐसा लग रहा है। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जलजात का अर्थ क्या है, कमल, कि कमल के जो फूल है वो तालाब को छोड़कर कहाँ खिलते बता दिए कवि ने, झोंपड़ी में। कि जैसे कमल के जो फूल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। आगे कवि कहता है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस का अर्थ क्या होता है, स्पर्श। तो कवि को लगता है कि बच्चे का स्पर्श पाकर और पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। तो कि बच्चे का स्पर्श पाकर जो पत्थर था, कठोर जो पत्थर था, वह भी पिघलकर पानी बन गया होगा, जल बन गया। जल का अर्थ क्या होता है, पानी। पिघल का अर्थ क्या है, पिघलकर। तो पिघलकर पानी बन गया होगा, अर्थात तुम्हारा स्पर्श पाकर पाषाण हृदय यानी पत्थर हृदय भी पिघलकर सहृदय बन गया होगा, यानी सरल हृदय वाला बन गया होगा। आगे कवि कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि यहाँ पर कहता है शेफालिका जो है एक पौधे का नाम होता है। तो कवि का कहने का भाव यह है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे की मुस्कान जो है, अर्थात मुस्कान या चेहरे में ऐसा जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल के भी जो पेड़ है, कांटेदार जो पेड़ है, उनसे भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। यानी बांस और बबूल से कांटे की जगह क्या झरने लगते हैं, शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। आगे कवि कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। तो अब कवि यहाँ पर कहता है कि जो बच्चा था उसको देख कर के कहता है कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ क्या होता है, लगातार देखना, टकटकी लगाकर देखना। इसीलिए तुम मुझे इस तरह से टकटकी लगाकर देख रहे हो, कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसीलिए तुम मुझे इस तरह से बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देख रहे हो। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। अब आगे कवि कहता है कि ऐसा मतलब इस प्रकार से देखते हुए, एक टक देखते रहने से तुम थक गए होंगे, इसलिए क्या मैं अपनी आँखें दूसरी ओर कर लूँ या मैं अपनी आँखें फेर लूँ। आगे कवि कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि क्या हुआ यदि तुम मुझसे पहली बार, इससे पहले हम कभी मिले नहीं या हमारा कोई परिचय नहीं हुआ, लेकिन कि भाई तुम मुझे इसीलिए शायद मेरी और तुम्हारी जान पहचान नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि तुम्हारी माँ नहीं होती, यदि तुम्हारी माँ नहीं होती मतलब तुम्हारी माँ माध्यम न बनती,
तो शायद मैं आज भी तुम्हें नहीं देख सकता, न देख सकता, न जान पाता, और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और न ही तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देख पाता। तुम्हारी मोहक मुस्कान देखना तुम्हारी माँ के द्वारा ही संभव हो सका है। यानी बच्चे का और कवि का परिचय किसने करवाया? बच्चे की माँ ने। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। आगे कवि कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब कवि जो है वो बच्चे को भी धन्य कहता है और उसकी माँ को भी धन्य कहता है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ? चिर प्रवासी। चिर प्रवासी का अर्थ है कि मैं लंबे समय तक घर से बाहर रहने वाला हूँ। मतलब हमेशा ही मैं किस में परदेश में। प्रवास का अर्थ होता है दूसरे देश में रहना, कि मैं तो परदेश में रहने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, अपरिचित हूँ, यानी कोई अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मुझ मेहमान से, कवि अपने आप को क्या बता रहा है? मेहमान, अतिथि, कि तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। माँ ही जो है, तुम्हारी जो माँ है, माँ की उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क, कि तुम्हारी जो माँ की उंगलियाँ हैं वही तुम्हें पंचामृत चटाती रही है। मधुपर्क का अर्थ क्या है? पंचामृत। और पंचामृत किससे बनता है? 5 चीज़ों के मेल से। और 5 चीज़ें कौन सी है वो? दही, घी, शहद, जल और दूध। इन 5 चीज़ों से क्या बनाते हैं बेटा? पंचामृत बनाते हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब कवि कहता है कि जब तुम कनखियों से देखते हो, कनखी मार मतलब कनखियों से देखना क्या होता है? कि तिरछी नज़रों से देखना। और आंखें चार होना ये मुहावरा है। आंखें चार होना मतलब 2 व्यक्तियों की आंखें आपस में मिलना, तो वो क्या कहलाती है? आंखें चार होना। कि जब तुम मुझे कनखियों से देखते हो और मेरी और तुम्हारी आंखें मिलकर जब चार होती है। चार कैसे हो गई? 2 कवि की आंखें, 2 बच्चे की आंखें। तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब मुझे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बड़ी ही छविमान लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है, मनमोहक लगती है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता हमने पढ़ी। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं एक बार, कि काव्य सौंदर्य कवि ने किस प्रकार से यहाँ दिखाया है। तो यहाँ था कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो जो हमने ये पंक्तियाँ पढ़ी थी यहाँ पर, पहला जो पद्यांश पढ़ा उसके अंदर यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो यहाँ अलंकार जो था, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। सबसे पहले हम अलंकार ही देख लेते हैं। और दूसरा जो है धूली धूसर और परस पाकर। तो धूली धूसर में धै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। और परस पाकर में भी यहाँ पै की आवृत्ति होने के कारण, पै वर्ण की जो आवृत्ति हुई है, तो उसके कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो गया। और खिल रहे जलजात, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। और जो शैली है, शैली इसके अंदर चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। और जो कविता है वो खड़ी बोली के अंदर लिखी गई है। माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। और यहाँ पर माधुर्य गुण के साथ साथ यहाँ वात्सल्य रस भी है, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे के प्रति स्नेह दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रस कौन सा हो गया? वात्सल्य रस। इससे दूसरा जो पद्यांश हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत जो था उसमें भी काव्य सौंदर्य में भाषा और तत्सम शब्दावली वो तो वही रहेगी कि भाई खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और गुण कौन सा है कविता के अंदर? माधुर्य गुण है। और इसके साथ ही इसमें
रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। और जो अनिमेष अर्थ था, अनिमेष शब्द था, इसका अर्थ क्या होता है? एकटक निहारना। ऐसे आँख लूँ मैं फेर कि उसके बाद हमने तीसरा जो पद्यांश पढ़ा उसके अंदर था कि उसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत खड़ी बोली आप यही चीज़ें लिखेंगे, तत्सम शब्दावली, माधुर्य गुण और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और तब तुम्हारी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अलंकार हो गया अनुप्रास अलंकार। और आंखें चार होना मुहावरे का बड़ा सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे फसल कविता। और फसल कविता में सबसे पहले हम कविता का सार जानते हैं कि कवि तो वही है। दंतुरित मुस्कान के कवि कौन थे? नागार्जुन। फसल कविता के भी कवि कौन हैं? नागार्जुन। तो इसके अंदर कवि ने, इस कविता द्वारा कवि यह दर्शाना चाहता है कि सृजन मानव और प्रकृति के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है, कि मानव और प्रकृति दोनों मिलकर जब काम करती है तभी सृजन संभव हो सकता है। फसल उगाने में अनेक, क्योंकि कविता जो है वो फसल पर आधारित है, तो फसल को उगाने में भी अनेक नदियों का पानी, अनेक खेतों की मिट्टी के अंदर जो उर्वरा शक्ति होती है उसी के कारण फसल उपजती है। और अनेक लोगों का परिश्रम होता है, हवा का योगदान होता है, सूरज का होता है, क्योंकि सूरज से फसलें अपना भोजन ग्रहण करती है। तो इन सब के सहयोग से ही फसल उपजकर हमारे सामने आती है। तो कविता इस प्रकार से है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो फसल है कि वो किसी एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का उसमें जादू समाया होता है, कि किसी एक या दो नदी के सहयोग से फसल उत्पन्न नहीं होती, ढेर सारी नदियों के पानी का उसमें जादू होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो किसी एक या दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों, लाख का अर्थ लाख होता है, कोटि का अर्थ करोड़, करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो हाथ किसके बेटा? हाथ मजदूरों के और किसानों के। तो यहाँ पर कवि ने किसान की महिमा को भी दर्शाया है, उसके महत्व को बताया है कि किसान के हाथों के स्पर्श के बिना, अर्थात उसकी मेहनत के बिना फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए कवि ने कहा है कि फसल को उपजाने के लिए लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की, मतलब गरिमा होती है, जिसके कारण महिमा होती है, जिसके कारण फसल उत्पन्न होती है। यानी किसान मजदूर मेहनत करता है, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, बरसात, गर्मी, सर्दी, सबको झेलता हुआ फसल को तैयार करता है। तो उसके महत्व को भी कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, कि किसी एक या दो खेत की नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। गुणधर्म का अर्थ होता है कि उस मिट्टी का प्रभाव जो पड़ता है, अर्थात उस मिट्टी में जो उपजाऊ शक्ति होती है, तो वो भी किसी एक तरह की, क्योंकि मिट्टी अनेक प्रकार की होती है और जैसी मिट्टी होगी उसमें उसी प्रकार की फसल होगी। यानी उस मिट्टी का, हर मिट्टी का अपना गुणधर्म होता है, अर्थात अपना अलग अलग प्रभाव होता है। तो वो भी हजार हजार खेतों की, इसीलिए हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म बताया गया है कि जो फसल है वो किसी एक मिट्टी में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने अंदर समाये होती है। फसल क्या है? अब कवि कहता है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि कहता है कि और कुछ भी, फसल जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि, यानी जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं ना,
कि अनाज के रूप में फसल उत्पन्न हुई, सब्जियों के रूप में हुई, फलों के रूप में हुई। तो वह जो जिसको हम देखते हैं वह कुछ भी नहीं है, बल्कि है क्या वास्तव में कि नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का वह जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी कि जो किसान ने मेहनत की उसके हाथों की स्पर्श की गरिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी के प्रकार बता दिए, मिट्टी कैसी, भूरी, काली, संदली मिट्टी, इनका क्या है गुणधर्म। क्योंकि मिट्टी कई प्रकार की मिट्टी होती है और हर प्रकार की मिट्टी का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, उनकी अपनी उपजाऊ शक्ति होती है, उसी उपजाऊ शक्ति के कारण फसल उत्पन्न होती है। तो कैसी मिट्टी का गुणधर्म बता दिया, भूरी, काली और संदली। संदली मिट्टी जो होती है वो होती है चंदन वर्णी मिट्टी, क्योंकि संदल का अर्थ होता है चंदन। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब आगे कवि कहता है कि जो फसल है वो रूपांतर अर्थात बदला हुआ, रूपांतर का अर्थ क्या होता है कि बदला हुआ, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। कैसे है रूप, क्योंकि फसल जो है वो सूरज से भोजन ग्रहण करती है तभी वो बढ़ती है, पोषित होती है। क्योंकि अगर सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें उसके ऊपर नहीं पड़ेंगी तो फसल जो है वो भोजन नहीं बना पाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा जीव विज्ञान के अंतर्गत कि किस तरह से सूरज की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पौधों में भोजन के रूप में जमा होती है। तो कवि को लगता है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि को यहाँ लगता है कि जो फसल है वो हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, यानी हवा की थिरकन को अपने अंदर समेट कर। थिरकन का अर्थ क्या होता है, थिरकन का अर्थ होता है हिलना, लहराना, नाचना भी होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि फसल जो है वो हवा के कारण क्या कर रही है, नाच रही है, लहला रही है। तो ये मानवीय क्रियाएं यहाँ पर लागू की गई है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है कि हवा को अपने अंदर समेटे हुए है और फसल हवा को अंदर समेट कर ही बढ़ती है और लहलाती है। तो कविता हमने पढ़ ली, अब हम इसका भी थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि कवि ने किस प्रकार कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, कौन सी बोली का प्रयोग है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है और कैसी शैली है। तो शैली तो यहाँ पर चित्रात्मक शैली है और लाख लाख कोटि कोटि, इनके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हजार हजार में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति दोबारा से की गई है और दोनों का अर्थ क्या है, समान ही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और बोली कौन सी हो गई, खड़ी बोली, कि ये जो कविता लिखी गई है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। और शब्द किसके हैं, तत्सम शब्दावली का यहाँ पर अधिक प्रयोग किया गया है। और शैली हमने आपको बताई दी कि चित्रात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ हम ये जो दे रखा है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यहाँ पर अलंकार कौन सा बताया था हमने अभी आपको, मानवीकरण अलंकार बताया था कि यहाँ पर मानवीय क्रिया जो थी वो फसल के ऊपर लागू कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, मानवीकरण अलंकार। और जो कविता है ये कविता छंद मुक्त कविता है। कैसी कविता है, छंद मुक्त कविता है। और इसके अंदर देशज शब्दों के प्रयोग से भी जो है कविता बड़ी ही प्रभावशाली हो गई है। और दूसरा, रचना छंद मुक्त है और यहाँ पर खेती का वर्णन किया गया है, फसल का वर्णन है, किसान का वर्णन है, तो लोक जीवन की भी झांकी दिखाई गई है। क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर आबादी जो है गाँवों में ही निवास करती है और उनका जो मुख्य धंधा है वो कृषि है। तो लोक जीवन की यहाँ झांकी दिखाई गई है। और पानी का जादू स्पर्श की महिमा में लक्षणा शक्ति का माधुर्य यहाँ पर दिखाया गया है। और कविता पढ़कर के पता चलता है कि कवि का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है।
कवि जो है नागार्जुन जी वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं। अब कविता हमने आपको समझा दी है, दोनों ही कविताओं को पढ़ा दिया है, दोहराई करवा दी है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अब अभ्यास, इसमें जो गृह कार्य आपको करना है वो हमने यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, दोनों कविताओं पर आधारित हैं। उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान से क्या संदेश मिलता है। दूसरा है, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, इस कथन में कौन से जीवन मूल्य निहित है। जीवन मूल्य लिखने हैं आपने। अगला है, फसल कविता में कवि ने अनेकत्व का बोध कराने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। अगला है, फसल कविता में किस बात पर बल दिया गया है।